गर फिरदौस पर रोए ज़मीं अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। अगर दुनिया में जन्नत है कहीं तो है यहीं, यहीं, बस यहीं। कश्मीर, एक शब्द, एक सपना, एक जन्नत। लेकिन इस जन्नत की मिट्टी में आज भी बारूद की महक आती है। जहां बर्फ की सफेदी के नीचे लाल खून बहता है, जहां चिनार के पत्ते हवा में तैरते हैं और उन हवाओं में दर्द की सिसकी भी घुली होती है। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले इस हिस्से में जब बारूद की गंध घुलती है तो सिर्फ सरहदें नहीं जलती, घर जलते हैं, सपने जलते हैं और सबसे ज्यादा इंसानियत जलती है। क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। मेरे पति का बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। अरे नहीं हम लोग फौज हैं, हम लोग फौजी हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हो। थोड़ा बताइए हुआ। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 मासूम सैलानी मारे गए और फिर बदले की एक लहर उठी। जो ऑपरेशन सिंदूर बनकर पाकिस्तान और पीओके पर टूट पड़ी। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन के 9 आतंकी ठिकाने तबाह हुए। लेकिन सवाल ये नहीं कि कितने ठिकाने तबाह हुए, सवाल यह है कि इस पूरी जंग ने कितनी जिंदगियां निगल ली। पूंछ, नौशेरा, राजौरी, ये वो नाम हैं जो अब सिर्फ नक्शे पर नहीं, जंग के मलबे में भी दर्ज हैं। कहीं बच्चों की लाशें थीं तो कहीं किसी माँ का फटा आंचल, कहीं एक पत्नी अपने शहीद पति की वर्दी में लिपटी थी तो कहीं एक बाप अपनी बेटी के टूटे खिलौनों के बीच बैठा होगा। ये जंग क्या सिर्फ बदले की आग थी या वो भूख जो जनता की भावनाओं से निकलकर बंकरों तक पहुंच गई थी। मॉलिटिक्स की टीम निकली है इन जंगज़दा इलाकों में, वहाँ जहाँ जंग अब भी सांस ले रही है, दीवारों में, आँखों में, उस सन्नाटे में जो गोली चलने के बाद नहीं, शांति लौटने के बाद आता है। अभी एकदम जल्दी जल्दी आ जाओ, पूरा बस आ जाइए, कैमरा लेके आप पीछे से जहाँ पे गोला पड़ा है, जहाँ पे देख सकते हैं। फिलहाल ये देखिए, ये कोई एक लोकेशन नहीं है, ऐसे कई लोकेशंस हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है जहाँ पे ये बॉम्ब शेलिंग्स हुई हैं। ऐसे पहले आया ड्रोन, आया ऊपर ड्रोन चलता रहा, घूमता रहा, मैंने बोला इनको ड्रोन आया। यहाँ पूरे लोग बैठे थे तो यहाँ गोले पड़ रहे थे, चारों तरफ से गोले आ रहे थे। बॉम्ब शेलिंग में जो गोले बारूद आए हैं उसके ये टुकड़े हैं यहाँ पे। इस इलाके में काफ़ी गोले बरसे हैं, काफ़ी ही। चलते आ जाइए आराम से। और इसके सारे शीशे यहाँ भी बिखरे पड़े हैं। ये पूरा
जो दीवार है उसे आप देख लीजिए एक बार। ये दीवार 2 कैजुअल्टी तो इधर हुई ना, ऑन स्पॉट हुई थी इधर। ये पड़ा ना ब्लास्ट, ये लगा गोला। उस वक्त जब मैंने आंखें खोली तो नाकाबिले बर्दाश्त। बोलना आसान है, कुछ पाने के लिए मैं बोलूँगा ना अपना ये माइक के साथ वाला ये हाथ काट के दे दो, आप भाग जाओगे, इंटरव्यू इधर ही रह जाएगा। उस बम की वजह से मेरे अल्लाह बिल्कुल नेबर लोग के नज़दीकी लोग सब पलायन करके जम्मू चले गए। वार नहीं होनी चाहिए। मैं गवर्नमेंट से ये कहता हूँ कि ये वार नहीं होनी चाहिए। इसमें काफ़ी लोग जो है इंजर्ड होते हैं। और J&K का जो ऊपर वाला बॉर्डर बनता है वो हम लोगों की वजह से बनता है, क्योंकि हम लोग यहाँ रुके हुए हैं गोलियाँ और शेल खाने के लिए। आके बैठ के देखो यहाँ पे, एक दिन आप आवाज़ सुनोगे, मैं कहता हूँ पतलून ना गीली हो जाए वहाँ के लोगों की, तो क्या देना मुझे आप। तो मेरी आप सब से यही गुजारिश है, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, कि बैठ के इस मामले को हल किया जाए, खुदारा जंग को बंद किया जाए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में स्थित ये घर हुस्ना अख्तर का है। टीचर हैं हुस्ना अख्तर और एक बच्चा है 11 साल का जिसको पढ़ा रही हैं। विधवा हैं और यही मकान है 2 कमरों का जिसमें वो रहती आ रही हैं और अब उनके पास कोई आसरा नहीं है। जंग हमें क्या कुछ नहीं सिखाती, क्या कुछ नहीं दिखाती। आज हम जो यहाँ पे देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे भीतर इस बात की पुष्टि करता है कि इस जंग से सिर्फ बेघर ही नहीं, बहुत कुछ खोता है इंसान। हम हुस्ना अख्तर से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि उनकी तकलीफ़ क्या है। जब ये बॉम्ब गिरा तब वो कहाँ थे। सुबह नमाज का टाइम था, जो मुसलमानों का सबका होता है। नमाज पढ़ रही थी, लेकिन उससे पहले भी थोड़ी थोड़ी आवाज़ें आ रही थी, साइड पे पढ़ रही थी शायद। मैंने सोचा कि मेरा बेटा सो रहा है, मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। मैं वज़ू करके मैं आधी नमाज़ पढ़ी थी, जब बड़ा ब्लास्ट हुआ, वही ब्लास्ट जो यहाँ पर हुआ है, वो 5:00 पर हुआ है। 5:30 नहीं, पहले हुआ है, 5:10 पर ये ऐसे हुआ है। तो मैंने जो जल्दी से मैंने अपने बच्चे को, जो ये है, ये 11 साल का बच्चा है मेरा, तो इसको मैंने कंबल में लिपेटा और इसको, जैसे आजकल बच्चे होते हैं, तो ये मतलब अपनी कमीज़ निकाल के सोया हुआ था। मैंने इसको जल्दी किया, इसको लपेट लिया बच्चे को। ये मुझे बोल रहा है मामा मुझे नहीं लेटो, क्यों, बच्चा है। तो मैं बहुत डर गई। मैंने अपने आप को पूरा इसके ऊपर, जैसे एक माँ होती है झुक गई माँ की, ऐसे मैंने अपने सीने के साथ लगा लिया। तो अल्लाह के से हम अपनी सलामती की दुआएं मांगने लगे। पूरे इतना अंधेरा छा गया था, जैसे कि आदमी आंखें बंद करे तो नज़र आता है ना, यही हालत हो गई थी उस वक्त। सब कुछ एकदम बंद हो गया था। फिर नमाज़ पढ़ी, कुछ टाइम के बाद 10-15 मिनट के बाद जब थोड़ा सा मैंने जो बाकी नमाज रह गई, मैं वहीं सजदे में रही। मैंने तब तक आंखें ही नहीं खोली। हमारे पड़ोसी आए, आवाज़ दी, कहते हैं उठो, आप हो? मैंने कहा है, बाहर आओ। उस वक्त जब मैंने आंखें खोली तो नाकाबिले बर्दाश्त। जंग से आपको क्या तकलीफ़ें होती हैं? जंग से माँ बच्चों से बिछड़ जाती है, बच्चे माँ से बिछड़ जाते हैं। अगर कोई ज़िंदा रह भी जाता है तो वो किसी की टांग नहीं होती है, किसी की आँख नहीं होती है, उससे तो बहुत बुरा नुकसान होता है। हम तो यही कहेंगे जंग नहीं होना चाहिए, अमन चाहिए, हमें अमन चाहिए। हम दोनों मतलब उस साइड वालों को भी इस साइड को यही मैसेज देंगे कि खुदारा आप बैठ के बातचीत से अपना मामला करें, लेकिन आम शहरियों का जैसे दोनों तरफ हो रहा है। अगर हमें मतलब तकलीफ़ हो रही है तो समझो कि हर शहरी को हो रही है, हर आदमी को हो रही है और मार भी रहा है। माफ़ करना, पता नहीं कौन सुन रहा होगा, लेकिन आज तक एक चीज़ मैंने देखी है, जब भी हमारा सिविलियन, हमारा कोई लीडर नहीं,
तो मेरी आप सब से यही गुजारिश है, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, कि बैठ के इस मामले को हल किया जाए, खुदारा जंग को बंद किया जाए। राजौरी में हुस्ना अख्तर से मिलने के बाद हम एलओसी के और नज़दीक पहुँचे, पुंछ पहुँचे। वहाँ हमने कई लोगों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की और उनकी ज़िंदगी की हकीकत को बेहद करीब से महसूस किया। वो गलियाँ जहाँ कभी बच्चों की खिलखिलाहट गूंजा करती थी, अब वीरान थी। दुकानों पर ताले लटक रहे थे, जैसे जिंदगी ने वहां से विदा ले लिया। यहां तक कि गुरुद्वारा और मदरसा भी इस युद्ध की आग से बच नहीं पाए। एक और गुरुद्वारे पर शेलिंग हुई तो दूसरी ओर मदरसे में एक मौलवी की जान चली गई और देश की मीडिया ने उसे आतंकवादी बता दिया। पुंछ में हम उन लोगों से मिले जो इस जंग के सबसे बड़े शिकार बने। इस युद्ध ने सबसे ज्यादा जख्मी इसी जमीन को किया। मासूम बच्चे, गुरुद्वारों के रागी, मदरसे के मौलवी और न जाने कितने बेगुनाह जाने। पुंछ आज भी उन आंसुओं से भीग रहा है और शायद ये कभी सूखेंगे नहीं। कितना मुश्किल होता है ऐसी परिस्थिति में? बॉर्डर पर रहना मैं समझता हूँ अपने आप में एक तपस्या है, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी कीमती चीज़ इंसान के लिए उसकी जान होती है। तो वो जान जो है उसकी हमेशा, देखिए ना, हमारा दुश्मन हमारे सर के ऊपर है, हम डाउन में रहते हैं और ये इनकी जो पीठें हैं ये ऊपर हैं। ये अगर वहाँ से गुलेल भी ज़ोर से मारे ना तो भी हमारे घर की छत पर आ जाती है। तो बॉर्डर एरिया के पास रहना यहाँ एक तरह से जीवन, कठिन जीवन है, कोई आसान जीवन नहीं है। मैं समझता हूँ जो लोग यहाँ पर टिके हुए हैं वो तपस्वी माने जाने चाहिए कि वो एक तप कर रहे हैं। अगर सभी लोग ये पुंछ छोड़कर चले जाएं तो फिर आप ज़रा सोचो, पाकिस्तान को तो खुला खुलारा एरिया मिल गया ना रहने के लिए, उसको हड़प करने के लिए। 2 कैजुअल्टी तो इधर हुई ना, ऑन स्पॉट हुई थी इधर। ये पड़ा ना ब्लास्ट, ये लगा गोला, ये गोला लगा, आगे शटर है, शटर यहाँ पे लगा ना सर। 2 कैजुअल्टी फर्स्ट टाइम हुई थी ना, परसों चौथ के दिन। जो ये पड़ा ना गोला, यहाँ पे भैया अंदर से। तो ये यहाँ से स्प्लेंडर अंदर गया, हाँ, तो अंदर भाई था हमारा, उसका ये पूरा निकल गया था, वहाँ डेथ हो गई। और दूसरा जो भाई था वो यहाँ खड़ा था, तो ऑन स्पॉट सीधा यहाँ पे लगा, वहाँ लगा, उसके जो स्प्लेंडर थे पीस, तो वो सारा हाँ यहाँ से अंदर के चले गए। ये दुकान बंद थी, लॉक है दुकान, तो वो अंदर चला गया। तो वहाँ पे लोग सो रहे थे? नहीं, वो छोटे बच्चों को अंदर कर रहा था, अंदर से भी तो बस अंदर से रास्ता था, छोटे बच्चों को ड्रॉप कर रहा था अंदर, तो बस हो गया ब्लास्ट। अंदर जाके ब्लास्ट? हाँ, नहीं, ब्लास्ट यहाँ पे हुआ है सामने, तो जो उसका पीस थे वो यहाँ से अंदर चला गया। तो बस वो देखो ना सर, वहाँ पे वो शटर पे लगा हुआ है, वहाँ पे लगे हुए हैं, वो पीछे सर लगे हुए हैं, तो यहाँ से अंदर बाहर दुकान तो लॉक थी, बंद, ताला लगे हुए। मॉल सर बात बॉर्डर है, फायर आई रहा तो कोई बहुत फायर हुआ है, सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक फिर फायर हुआ है, इधर फायर बहुत हुआ है। लोग तो सर वो जो बोल रहे थे कि हमने रक्षा करनी है, वो तो सब चले गए, कोई अभी है नहीं है। नाइट कौन लोग कह रहे थे? जो मुल्क को चलाने वाले बोल रहे थे हम चलाएंगे मुल्क को। जो लीडर बोल रहे थे इधर रहेंगे, हम रुकेंगे, हम साथ देंगे, आर्मी का साथ देंगे, सब करेंगे, वो सब भागे, इधर दिखा कोई नहीं अभी। मैक्सिमम 90% जो रात को तो फौज ही चल रही है बेचारी, रात सारी गोल चल रहे हैं। तो जो अभी हम इधर अगर परेशान हो रहे हैं तो जो बॉर्डर पे फौजी लड़ रहा है वो तो कितना होगा, वो तो अपनी जान पे खेल रहे हैं ना। लेकिन जो बोल रहे थे कि हमने पुंछ को बचाना, वो तो सब चले गए। अभी हमारे साथ अमरीक सिंह की परिवार के लोग हैं, उनकी बेटियां हैं, उनके एक बेटे भी हैं, जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे, जिनकी मृत्यु 7 तारीख को बॉम्ब शेलिंग में हो गई थी, जो पाकिस्तान के द्वारा की गई थी। हम उनसे जानते हैं, उनके मन की व्यथा को समझते हैं और समझते हैं कि अभी के दौर में ये जो वॉर चल रहा है उनके जीवन को कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है, उनके पिता का जाना उनके फ्यूचर को कैसे इम्पेक्ट करेगा। जी अभी अब आपको पता है कि यहाँ पे पुंछ की सिचुएशन कैसी है। यहाँ पे कोई भी एरियाज़ आपके लिए कोई सेफ़ प्लेस नहीं है यहाँ पे रहने के लिए कि आप बोलो आप उस एरिया की गारंटी दे सकते हो कि यहाँ पे शेलिंग नहीं होगी। क्योंकि पहले तो चलो हम देखते थे कि बॉर्डर एरियाज़ में शेलिंग वगैरह होती थी, लेकिन यहाँ पे ना पुंछ की सिटी में जो है ना, वहाँ पे कभी आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि कभी सिटी एरिया में कभी शेलिंग हुई हो या फिर कभी कोई मतलब इतनी ऐसी सिचुएशन कभी क्रिएट हुई ही नहीं है। मुझे बताइए कि आपके पिता क्या करते थे
और आपके परिवार में कितने लोग हैं और अभी उनका फ्यूचर किस चीज़ पे डिपेंडेंट है? जो मेरे पापा है ना वो शॉपकीपर थे एंड हमारा जो पूरा घर है ना वो उन्हीं से चलता था, वही मेहनत करते थे वहाँ पे। एक्चुअली वो एक गुरुद्वारे में वहाँ पे रागी भी थे, कीर्तन वगैरह करते थे। जो हमारे घर का मतलब हम सभी ना अपने पापा पे ही डिपेंड हैं। कोई आप बोलोगे ना कि कोई ऐसी और किसी की कोई जॉब नहीं है, कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह नहीं है, हम प्रॉपर अपने पूरे पापा पे ही डिपेंड है। तो हमारे घर पे ऐसा कोई आप बोल सकते हो कि कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो कमाता हो या फिर हम जिस पे डिपेंड रहे हैं वो हमें खिलाएगा। कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है हमारे घर पे और कोई, मेरे फादर के अलावा। क्या करते हैं आप? मैं अभी 11th क्लास में हूँ। हाँ जी। और आप क्या करती हैं? आपका नाम क्या है? जी आशप्रीत कौर। जी किस क्लास में पढ़ रही हैं आप? मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ GNM। ठीक है, JNU के लिए। जी ग्रेट, अमेजिंग। तो आप अपने फ्यूचर को कैसे देखती हैं जब आपके पिता आपके साथ नहीं है, उनका साया आपके पास नहीं है? आप कुछ कहोगे? मैं क्या कहूँ, अब जो होना था तो हो गया है। अब सर मैं ये बोलना चाहूँगा, हमने तो चलो अपनी जान गंवा दी है जिनकी जान गंवानी थी। अब ऐसी यहाँ पे मिस इंटरप्रिटेशन हो रही है, न्यूज़ चैनल्स वाले रिपोर्टर्स आ रहे हैं, यू आर नॉट द वन हु हैज़ ओनली कम हियर, देयर आर लॉट मेनी, और भी बहुत आने वाले हैं। बट कुछ लोग बाइट के लिए आते हैं सिर्फ अपनी। तो कुछ यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं या कुछ हैं जो आर्म्ड फोर्सेस के साथ हैं, साथ तो हम भी थे, बट हमें अवेयर किया होता, ड्रिल के नाम पे ये ना किया होता तो हमारा भी शायद घर का आज दिया जल रहा होता। बट आज की डेट में मैं अभी कुछ इंटरव्यूज़ देख रहा हूँ, अभी तो हम फ़ोन चलाने का मन ही नहीं है, बट फिर भी न्यूज़ में देख रहा हूँ जो इंटरव्यूज़ ले रहे हैं यहाँ पे फेक रिपोर्टिंग ये हो रही है कि भाई जो खड़े थे बाहर वो तमाशबीन बन के देख रहे थे। आप मुझे बताइए, आप इस डेंजर जोन में आए हैं अभी इतनी दूर से दिल्ली से, क्या आप ये देखने आए हैं कि भाई गोली कैसे आ रही है आगे से, गोला मेरे पे कैसे पड़ेगा आगे? आप इतने बेवकूफ़ तो नहीं हैं। अगर उस बंदे ने अपनी फैमिली को सेव करने के लिए बेसमेंट में लेकर गए, जब यहाँ पे अटैक हुआ शेलिंग, कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई हुटर नहीं बजा, कोई मॉक ड्रिल के लिए कोई PCR नहीं आई, कोई एम्बुलेंस नहीं घूमी, सबको समझाया नहीं गया, अचानक से सीधा बस मॉक ड्रिल बोला और सुबह 3 बजे ठा हो गया। और ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स अपनी रोटी सेकने के लिए या वोट्स के लिए तो चलो आ जाते हैं हमारे पास। हिज फादर वाज वन ऑफ द वेल नोन पर्सनैलिटी ऑफ दिस पुंछ। डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के रागी थे वो, टॉप क्लास। जैसे गोल्डन टेम्पल में आप देखते हैं ना जो रागी जत्था वहाँ पे कीर्तन करता है, तो उस लेवल का उनका ऑरा था यहाँ पे। चाहे ही वॉज नॉट फाइनेंशियली सो साउंड, बट ऑरा बहुत है, यहाँ के लोगों का भाईचारा बहुत है आपस में। वैसे आदमी के लिए अगर आप ये बयानबाजी कर रहे हो कि वो तमाशे देख रहे हैं बार बार, तो शर्म आनी चाहिए। धिक्कार है ऐसी आपकी पॉलिटिक्स के ऊपर और आपके ऊपर। कितनी तबाही होगी, कितना जलजला हो गया। तो यही रिक्वेस्ट है मेरी कि इस चीज़ को अगर आप मीडिया को दिखा रहे हैं ताकि ऑफिशियल तक ये चीज़ पहुँचे कि बड़ा बेड़ा गर्क हो गया, ख़त्म हो गई दुनिया यहाँ पे। बोलना आसान है, कुछ पाने के लिए मैं बोलूँगा ना अपना ये माइक के साथ वाला ये हाथ काट के दे दो, आप भाग जाओगे, इंटरव्यू इधर ही रह जाएगा। क्यों दूँ भाई, मेरा हाथ है, मेरे माँ बाप ने पाला पोसा है, पढ़ाई की है, लिखाई की है, तो कोई नहीं देता। एक चाचू के मेरे का ये उंगलियाँ ये लटकी हुई हैं, आज वो अपने भाई का संस्कार करने के बाद बगैर नहीं गया यहाँ से। कोई बात नहीं, काटना पड़ेगा, कटवा देंगे। तो आज उनको ज़बरदस्ती हमने बोल के, कम से कम पूरा परिवार हमारा जितना जो बचा हुआ है 100 बंदे ने उनको ज़बरदस्ती फोर्सफुली जम्मू भेजा कि ट्रीटमेंट करा ले यार, तेरा हाथ कट जाएगा। एकदम संस्कार आज ही हुआ, 7 को ही हो गया था, 7 तारीख को हो गया था। आज उनका चौथा था, चौथे की रस्म। अंतिम संस्कार के बाद जो उनकी अस्थियाँ उठा के विसर्जन जल प्रवाह करते हैं, वो राइट्स थे आज। तो वो भी आज सुबह हम जाने लगे, तो आप मेरे ख्याल यहाँ पे हैं कल से, तो आपको भी पता होगा सुबह शेलिंग शुरू हो गई थी वापस, रात को यहाँ शेल पड़ा है 20 मीटर दूर। अमरीक सिंह का परिवार है, उनकी बेटियां हैं, उनके बच्चे हैं, उनके रिश्तेदार हैं। वो जो कह रहे हैं वो बेहद गंभीर बात है और सरकार को बेहद तरीके से इस बात को समझना चाहिए, इस पर इल्म करना चाहिए और कम से कम इनकी सुरक्षा के लिए कुछ तो बेहतरी करने की ज़रूरत है। अगर नहीं होगा तो जंगें हमेशा शांति का प्रतीक कभी हो नहीं सकती हैं। जंग के बाद जब बच जाता है
वो सिर्फ उजाड़ बसता है, बेबसी बसती है, उदासी बसती है। तो इनका भी भविष्य है, उसे बेहतर करना भी जिम्मेदारी है सरकार की। इस वक्त हम लोग पुंज में हैं मॉल्टिक्स की टीम के साथ और बेहद ज़रूरी एक विषय पे आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, कारी मोहम्मद इकबाल के बारे में, जो 7 तारीख को पाकिस्तान की ओर से जो बॉम्ब शेलिंग हुई उसमें वो शहीद हो गए, उनका देहांत हो गया और पूरी मीडिया ने, पूरी भारतीय मीडिया ने उन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया। कैसे कर दिया, क्यों कर दिया? उस इंसान को, उस भारत के मुसलमान को, जिसे बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये प्रूफ दिया कि वो हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान हैं और उनका कोई भी इस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। वो जहाँ पढ़ाते थे, जहाँ पे उनकी जान गई, उसी के वाइस प्रिंसिपल के साथ मैं इस समय बातचीत करने वाला हूँ। और 8 तारीख को हम देखते हैं कि हमारे टीचर को लश्कर तैयबा का, जैश मोहम्मद का, मुझे पता नहीं एक्यूरेट किससे उन्होंने एफिलेट किया उसको, और ये बताया कि वो मास्टरमाइंड थे पुलवामा हादसे के भी। बड़ा दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ। एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमें इस मट्टी से बहुत प्यार है, हम LOC में रहते हैं, हमें देशभक्ति का किसी से सफटेक नहीं चाहिए। यहाँ की सेना, यहाँ की पुलिस, यहाँ का इंटेलिजेंस, यहाँ के लोग, हर बरादरी का आदमी इस इंस्टीट्यूट को भी और उन कारी साहब को भी जानता है। सिटी में जहाँ पर वो रहते थे, वहाँ के जो हिंदू सिख उनके जो नेबरर्स हैं, आप उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए, वो रो रहे हैं। वो उनका रोना नहीं थम रहा है जो उनके नेबरर्स थे। और उस आदमी को आपने, आपका क्या पैरामीटर है, न्यूज़ कैसे जाती है, उसकी स्क्रीनिंग कैसे होती है, वेरीफाई कैसे होती है। जहाँ तक उनका पर्सनल करैक्टर था, बहुत ही खामोश आदमी, बहुत ही शरीफ आदमी, बहुत ही जेंटलमैन आदमी, बहुत हमारे इंस्टीट्यूट का लायक आदमी। मैनेजमेंट में कभी इंसान स्टाफ को कुछ कहता है, दाड़ा मारता है वगैरह वगैरह, तो वो कभी सर उठा के बोलते नहीं थे। और उन्होंने शहर में मकान बनाया था। उनके आसपास में जो ज़्यादातर हिंदू और सिख फैमिली रहती है, हमसे ज़्यादा वो सदमे में है। तो एक बहुत ही साधारण आदमी, एक टीचर, पढ़ाने वाला आदमी, और उसकी पाक फाइलिंग से मौत हो जाती है। उस शहीद को आतंकवादी कह देना। मैं ये पूछता हूँ, किस धर्म, किस नियम का पालन हो रहा है? ये अमरजीत सिंह जी का परिवार है जो अब इस दुनिया में नहीं है। इस भारत और पाकिस्तान के युद्ध ने उन्हें जीवन से तो मतलब छीन ही लिया, लेकिन उनके दोनों बच्चों को यतीम बनाकर चला गया। और इन परिस्थितियों में आप बहुत कुछ कहने के लिए मतलब योग्य नहीं होते हैं कि आप क्या ही कहेंगे। वॉर चल रही है, हम पुंज में हैं और आपको लगातार अपडेट देते ही आ रहे हैं, लेकिन इस तरह की जो छोटी छोटी कहानियां हमें पता चल रही हैं जिसमें लोगों की जान जा रही है, और पाकिस्तान जैसा देश जो आम नागरिकों के ऊपर बॉम्ब शेलिंग कर रहा है, वो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। और जो भारतीय सेना है वो लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है। ये जो युद्ध हो रहा है, इसको लेकर के क्या सोचते हो? वार नहीं होनी चाहिए। मैं गवर्नमेंट से ये कहता हूँ कि ये वार नहीं होनी चाहिए। इसमें काफ़ी लोग जो है इंजर्ड होते हैं, काफ़ी मर भी जाते हैं, डेथ हो जाती है, तो ये वार नहीं होनी चाहिए। पुंज में लोगों से मिलने के बाद शाम को यह खबर आती है कि सीज फायर हो गया। 10 मई को सीज फायर का ऐलान होने के बाद कहीं उम्मीद जगी तो कहीं गुस्सा भी था। बॉर्डर पर रहने वाले लोग राहत की सांस ले रहे थे। उन्हें लगा अब शायद किसी माँ की मांग उजड़ेगी नहीं, किसी बच्चे का सिर बाप के साए से महरूम नहीं होगा, किसी का घर नहीं टूटेगा, किसी का भविष्य अंधकार में नहीं जाएगा। मगर ये सुकून ज़्यादा देर टिक नहीं सका। ऐलान के चंद घंटों बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। हवा में फिर से मिसाइलें और ड्रोन मंडराने लगे। जो लोग अब तक सीज फायर की खबर सुनकर खुशी मना रहे थे, वो सीज फायर के उल्लंघन की खबर सुनकर फिर से सहम गए और पलायन शुरू कर दिए। राजौरी में हमने ऐसे ही लोगों से मुलाकात किया जो अपने गांव, अपनी मिट्टी लौट रहे थे।
कब घटनाएं यहाँ पे सुनाई दी, मतलब कब बॉम्ब शेलिंग सुनाई दी? शाम को 7-8 बजे के करीब सुंदरबनी में भी हुआ, तो यहाँ रजौरी में भी ड्रोन देखे। जी सर। और कितनी देर तक ये सब चीज़ चला था? सर कम से कम 2-3 घंटे ड्रोन चलते रहे हमारे यहाँ रजौरी में। जी सर। तो ये बीते 4-5 दिन जो थे वो आप लोग के लिए कितने मुश्किल भरे गुजरे? बहुत मुश्किल, फैमिलीज के लिए बहुत मुश्किल हो गया था सर। सभी लोगों में दहशत फैल गई थी सर। 10 दिन से कोई काम भी आया, खाना पीना का बहुत दिक्कत, इसलिए जा रहे हैं बिहार। 10 दिन से खाना वाना कुछ व्यवस्था नहीं था, दुकान दौरी बंद था, तो क्या करते, जा रहे हैं बिहार। सीज़फायर भले ही घोषित हो चुका था, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव अब भी बरकरार था। आतंकवाद का चेहरा अभी भी शांत नहीं हुआ था। हम अपनी टीम के साथ नौशेरा पहुंचे, जहां पाकिस्तान की ओर से बॉम्ब शेलिंग में काफ़ी नुकसान हुआ था। घर टूटे थे, लोग घायल थे, मवेशी जख्मी थे। मॉल्टिक्स की टीम इस समय नौशेरा में है। नौशेरा में कल रात जो बॉम्ब शेलिंग्स हुई थी उसकी जानकारी लेने के लिए और आप तक पहुंचाने के लिए, आपको दिखाने के लिए इस समय हम नौशेरा में हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं जो यहाँ के बाशिंदे हैं, रहने वाले लोग हैं, जिनके घरों पे बॉम्ब शेलिंग्स हुई हैं पाकिस्तान के द्वारा जो की गई थी, किस तरीके से उनके घरों को नुकसान हुआ है। एक राधा स्वामी ये जो ट्रस्ट है, सत्संग है, उसका पीछे की दीवार कैसे टूटी है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो चलिए पहले लोगों से बातचीत करते हैं। पहली बार हमने देखी है ऐसी शेलिंग होती ज़िंदगी में। पहले तो बॉर्डर के पास होती थी, तो इस बार ड्रोन की वजह से उन्होंने दूर तक गांव को ले लिया चपेट में। तो लोगों को, स्थानीय लोगों को बहुत चिंता हो रही है कि हम कैसे जिएंगे, तो किसी वक्त भी यहाँ से शेलिंग आ सकती है। तो लोग सभी सहमे हुए। अभी लोगों का ज़मीनों का जो फसल है वो ज़मीन में पड़ा हुआ है, फसल नुकसान हो रहा है लोगों का। ये कल हुआ, कल सुबह जब फायरिंग हुआ 4:45 बजे थे, तो मैंने इनको उठाया, बोला आवाज़ आ रही है, उठो उठो, हम कहीं नीचे चलते हैं। तो उठ के निकले, तो जैसे हम नीचे नाले में पड़े ऐसे गोले पड़ने शुरू हो गए। नाला कहाँ? ये नीचे नाला दिखाते हैं, यहाँ रह के हमने जान बचाई अपनी। यहाँ के जो लोग हैं बेसिकली, ये आप देख सकते हैं, ये पुल है सड़क पार करने के लिए, लेकिन अपने जीवन को बचाने के लिए इन्होंने यहीं पे, अच्छा यहाँ देखो सर, यहाँ पूरे लोग बैठे थे, तो यहाँ गोले पड़ रहे थे, चारों तरफ से गोले आ रहे थे। तो रात भर आप लोग यहीं? हाँ, रात को भी इधर रहे, दिन को भी इधर रहे, पूरा दिन। कल सुबह से ये जो तारें देखो, कल जो गोले से तारें जो कटी हुई हैं, ये पेड़ कटे हुए हैं जहाँ पे गोला पड़ा है, आप जहाँ पे देख सकते हो। अच्छा, हाँ, ये जो कल एक सेकंड जी, तो ये पेड़ वगैरह सभी कट गए, लाइन हमारी कट होगी। 3-4 गोले जहाँ पे पड़े, जो हमारे लोग बच गए, जो छुपे हुए थे कहीं अपनी साइड में, कहीं जाके नाले में, या कहीं, मतलब इस इलाके में किसी की जान नहीं गई? जान नहीं गई है, लोग जख्मी हुए लोग हुए हैं, जान नहीं गई। जो जख्मी हैं वो लोग अभी यहाँ हैं या कहीं? इस जहाँ रहते हैं पहाड़ी में लोग रहते हैं जो जख्मी हुए हैं। अच्छा, एकदम ऊपर की तरफ? पहला मैंने आपको गोला जहाँ दूसरे खेत में पड़ा था वो दिखाया, फिलहाल ये दूसरे खेत का है। और इसी तरीके से इस पूरे इलाके में करीब, जो यहाँ के बाशिंदे रहने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि 100 से अधिक गोले पड़े हैं, जिनमें से कई गोले यहाँ के रहने वाले लोगों के घरों पर पड़े हैं। ये पीछे की जो पहाड़ियाँ आपको दिखेंगी ना, बस उसी के पीछे पाकिस्तान है, और वहाँ से ये सारे अटैक किए गए हैं आम रिहाइश लोगों के ऊपर। मैं एक बार आपको राधा स्वामी सत्संग का दीवार भी दिखाता हूँ कि वो कितने बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त हुआ है। चलिए आ जाइए। ये पेड़ जो है आप देख सकते हैं, ये पेड़ पे गोले बरसे हैं और उन गोलों में ये पेड़ टूटा है और यहाँ पे गिरा हुआ है। अब हम राधा स्वामी सत्संग के दीवार की तरफ चलते हैं, आ जाइए आराम से। ये पूरा जो दीवार है राधा स्वामी सत्संग की, वो ये पूरी दीवार है जो इस पूरी घटना में जो है क्षतिग्रस्त हुई है। आप पेड़ों का भी हाल देख सकते हैं। तो ये जो घर है उसके सामने से अगर आप देखेंगे तो पूरी दीवारों पर सबूत है उन गोलों का कि किस तरीके से ये घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके बगल में जो घर हैं उसके सामने कुछ दुकानें हैं जिनके शटर्स पूरी तरीके से टूट चुके हैं, और ये आपको ये सामने से दिखाई दे रहा है। इधर से तो जाने का नहीं हो पाएगा, हम आगे से चलते हैं। जिस घर की मैं बात कर रहा था वो यही घर है। आप इस घर की हालत को देखिए, आ जाइए। ये जो है
घर में पूरे शीशे जो हैं वो बिखरे हुए हैं। इस घर के सामने जितनी भी ये खिड़कियां हैं, आप इधर देखिए एक बार, ये पूरी खिड़की जो है टूट चुकी है। इस साइड में ये खिड़की के पूरे दरवाजे टूट चुके हैं। ये नीचे पूरे कांच बिखरे हुए हैं और ये हाल है। यहाँ देखिए दीवारों पे छेद हो रखे हैं। ये तो कम है जो अंदर आए थे, आप यहाँ देखिए ये कितने बड़े बड़े होल हुए हैं। और ये डायरेक्ट कोई बम यहाँ नहीं बाहर गिरा है, वहाँ से पूरे छींटे पड़े हुए हैं। ये दरवाजे, लोहे के दरवाजे यहाँ से छींट के फट के बाहर आए हैं। ये हो गया, ये हो गया या ये हो गया। आप इसको अंदर से खोल सकते हैं। आ जाइए, बाहर आ जाइए। इस दीवार को आप बाहर से भी देख सकते हैं, क्या बुरी स्थिति हुई है इस पूरे घर की। ये नया घर है, नया बना हुआ घर है और ये हालत है इसकी। उसके बाद हमारे सामने ये वाला घर है। ये आप इसकी पूरी दीवार देखिए ऊपर तक किस तरीके से टूटी है और किस तरीके से यहाँ पे शेल्स लगे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जिस तरीके से इस पे लगा है, आप समझ सकते हैं कि यदि कोई यहाँ पे होता तो जान भी जा सकती थी। आ जाइए, ये देखिए और कैमरे में अपने दिखाइए ये क्या हाल है। मैं थोड़ा सा और ऊपर उठ रहा हूँ, इसे देखिए, ये पूरा ये होल हो चुका है। ये देखिए, ये पाकिस्तान द्वारा जो बॉम्ब शेलिंग हुई है ये उसके नज़ारे हैं और ये नौशेरा के गांव हैं, घर हैं। एग्जैक्ट लोकेशन पहले भी मैंने कहा था कि नहीं बता सकते हैं। इन घरों की खिड़कियों को देखिए, सब चीज़, ये बेडरूम होगा शायद, बेडरूम है और इसके सारे शीशे यहाँ भी बिखरे पड़े हैं। ये पूरा जो दीवार है उसे आप देख लीजिए एक बार, ये दीवार, इधर की ये खिड़कियाँ लगभग टूट ही चुकी हैं पूरी तरीके से। तो ये यहाँ की स्थिति है फिलहाल। भारत और पाकिस्तान, दो मुल्क जो 1947 से पहले एक ही सरहद में सांस लेते थे, एक ही मिट्टी की खुशबू में पले बड़े थे। कभी रिश्तों में रोटी बेटी का नाता था, आज वही दूरी मिसाइलों और ड्रोन की रफ्तार से नापी जाती है। 100 साल भी नहीं हुए आज़ादी को, पीढ़ियां अब भी वही हैं, पर दिलों में दरारें ऐसी कि 5 जंगों ने न सिर्फ ज़मीन छीनी बल्कि इंसानियत की लाशें भी बिछा दी। अफसोस इस बात का नहीं कि जंगें हुईं, अफसोस इस बात का है कि जंगें रुकी नहीं। आए दिन आतंकियों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है और हर एक आतंकी इंसान और इंसानियत पर खतरा है।